हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। और बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारा जो नेक्स्ट मंथ है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपका जुलाई का महीना। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जुलाई और साथ ही साथ आपका 2 जुलाई का। ठीक है, तो 1 जुलाई और 2 जुलाई का जो भी आपका करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से जितना भी महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके इन 2 दिनों के करंट अफेयर से पूछे जाने की जो भी संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे और जो भी आपके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के अलावा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड कराती हूँ, जिससे आपको एग्जाम में जो आपकी स्टडी जी के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके होमवर्क का क्वेश्चन आपको पहले से दिखाई दे रहा था। तो होमवर्क का क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में जो हमने देखा था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था, बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो आपका क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बोंगो सागर अभ्यास शुरू किया है। आपको ऑप्शन दिए गए थे श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार और बांग्लादेश। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर था, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश, है ना। तो बोंगो सागर अभ्यास जो है इसका अभ्यास, ठीक है, ये जो अभ्यास का नाम है, ये भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ, बांग्लादेश की नौसेना के साथ इसको शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है होमवर्क के क्वेश्चन का। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा आज की करंट अफेयर्स की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आपकी स्क्रीन पर और आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन हुआ था। ठीक है, अम्बुबाची मेला जो है बच्चों, ये आपको बताना है कि ये किस मंदिर में आयोजित हुआ था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं महाबोधि मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या मंदिर और गोमतेश्वर मंदिर। तो बच्चे आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर है तो क्या हो जाएगा, आप लोग भी जल्दी से देना शुरू करें। ठीक है, आपके ऑप्शन में नाम दिए गए हैं महाबोधि मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर। तो बच्चे बात किसकी कर रहे हैं, अम्बुबाची मेले की, है ना। मेले का नाम क्या है, अम्बुबाची मेला। तो ये बच्चों जो मेला है ये आपका हर साल आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा कामाख्या मंदिर में, है ना। कहाँ पर, कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर में आपका अम्बुबाची मेले का आयोजन हर साल किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। और कामाख्या मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये बच्चे आपका स्थित है कहाँ पर, असम राज्य के गुवाहाटी शहर में। ठीक है, असम जो आपका स्टेट है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है, तो इसका जो गुवाहाटी शहर है तो यहाँ पर आपका क्या है, कामाख्या मंदिर स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चों असम की, तो असम की जो राजधानी है वो आपकी क्या हो जाएगी, दिसपुर हो जाएगी, है ना। कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि असम की राजधानी गुवाहाटी होगी या दिसपुर होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राजधानी है बच्चे वो क्या है, आपकी दिसपुर है, और कामाख्या मंदिर ये स्थित है आपका गुवाहाटी में, और ये असम का सबसे बड़ा शहर भी है। कौन सा, गुवाहाटी। ठीक है, तो अम्बुबाची मेला ये आपका हर साल आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, कामाख्या मंदिर में। 2 साल से इसका आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब इसका जो 2 साल का एक ही रीजन है, आप सभी जानते हैं वो क्या है, कोविड-19। लेकिन अब जो है इस बार इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर, कामाख्या मंदिर में। ठीक है, तो इस मंदिर में जो अम्बुबाची मेला है, इस मेले की क्या खासियत होती है, इस मेले के दौरान, ठीक है, मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन जो भक्तगण हैं उस समय ये जो मेले के दौरान आप मेला देखने जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के जो पट थे या दरवाजे कह सकते हैं वो बंद कर दिए जाते थे। लेकिन इस बार से जो भक्तगण हैं वो आपका मंदिर में जा सकते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं वो सारी चीजें कैरी रहेंगी, जो कैरी ऑन रहेंगी जिस तरीके से नॉर्मल डेली बेस में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था अम्बुबाची मेला में। तो आपको ध्यान रखना ये आपका किस मंदिर में लगेगा, कामाख्या मंदिर में। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं, आपके ऑप्शन में कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के नाम दिए गए हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये आपका मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है। तो जैसे अगर हम बात करें महाबोधि मंदिर की, तो ये आपने सुना होगा, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोध गया में, है ना। कहाँ पर स्थित हो जाएगा, बोध गया, जो कि आप सभी जानते हैं ये बिहार का शहर है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये बच्चों आपका हो जाएगा मदुरई में। कहाँ पर हो जाएगा, मदुरई। और मदुरई जो बच्चों शहर है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
और अगर हम गोमतेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो बच्चों आपका गोमतेश्वर मंदिर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये आपका स्थित हो जाएगा श्रवण बेल गोला। कहाँ पर? श्रवण बेल गोला। और ये जो गोमतेश्वर मंदिर है यहाँ पर आपके भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो श्रवण बेल गोला ये आपका कहाँ पर? कर्नाटक में है ना। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में श्रवण बेल गोला नाम की जगह पर आपका स्थित है कौन सा? गोमतेश्वर मंदिर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिसेप योजना शुरू की है। योजना के बच्चे नाम याद रखना है, नाम क्या है? मेडिसेप। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो शुरुआत है या ये जो योजना है किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। तो आपके ऑप्शन में नाम देखो दिए गए हैं केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर बिहार। तो बच्चे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। ठीक है। और बच्चों ये जो योजना है ये आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं है ना या फिर जो पेंशन भोगी लोग हैं उनके स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी जो योजना है ये कैसी योजना है? एक स्वास्थ्य बीमा संबंधित योजना है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है या पेंशन भोगी लोग हैं उन्हीं के वेतन से इनके लिए क्या स्वास्थ्य बीमा शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है केरल। केरल राज्य ने शुरू की है क्या? मेडिसेप योजना। अगर हम बात करते हैं बच्चों केरल राज्य की, तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में केरल के जो सीएम है इनका नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पिनाराई विजयन, है ना। तो ये कौन है? वर्तमान समय में आपके केरल राज्य के सीएम हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, तो बच्चे आप कहेंगे आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये कौन है? केरल राज्य के वर्तमान समय में राज्यपाल है। केरल की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी हो जाती है। और बच्चों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि केरल का हाई कोर्ट है ना, केरल का जो हाई कोर्ट है ये आपका किस शहर में स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका केरल के एर्नाकुलम सिटी का नाम क्या है? एर्नाकुलम में जो आपका हाई कोर्ट है यानी कि केरल राज्य का, तो ये आपका स्थित हो जाएगा कहाँ पर? एर्नाकुलम में। क्लियर है? इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाता है कि जो केरल का हाई कोर्ट है जो कि कहाँ पर है? एर्नाकुलम है, एर्नाकुलम में है, इसके जो हम कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र में और कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो बच्चे इसका जो आंसर है सॉरी इसका पुडुचेरी नहीं, इसका आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, है ना। जो आपका केरल राज्य है इसके पास आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप वो आपका इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केरल का हाई कोर्ट है इसके अधिकार क्षेत्र में केरल राज्य का आता है और साथ ही साथ लक्षद्वीप भी इसमें आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और केरल का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देना शुरू कीजिए। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चे आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। आपका ऑप्शन दिए गए 28 जून, 29 जून, 30 जून या फिर 1 जुलाई। तो हाँ जी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 जुलाई। 1 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, यानी कि डॉक्टर्स डे भी हम इसको कह सकते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि जो भी चिकित्सक या जो डॉक्टर्स हैं जो रोगी हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जो मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो उनके सम्मान में ये आपका दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। डेट क्या है आपको ध्यान रखनी है।
हर साल मनाया जाता है कब? 1 जुलाई को। 1 जुलाई जो डेट है ये बच्चों क्यों डिसाइड की गई? तो आपके एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो बच्चों 1 जुलाई को इनका जन्म दिवस भी होता है और कोइंसिडेंटली इनकी 1 जुलाई को पुण्यतिथि भी है ना। तो इनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि दोनों एक ही डेट है, तो इसीलिए इनका जो जन्म तिथि और पुण्यतिथि एक ही बस में होता है, तो इसीलिए 1 जुलाई को हम हर साल क्या मनाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। तो इतनी बात आप सभी को ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि ये जो विधान चंद्र रॉय है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसके अलावा ये जो आपके जो पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है ना, इसके दूसरे सीएम भी थे। कौन थे? दूसरे सीएम, या हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कौन? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में इस दिवस की थीम क्या रखी गई है ना, तो इस दिवस की जो थीम है वो बच्चे देख लेते हैं आपका, तो आंसर हो जाएगा फैमिली डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर्स ऑन फ्रंट लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 1 जुलाई का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी जन्म तिथि या पुण्यतिथि पर मनाते हैं? तो आपका आंसर हो जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय प्रसिद्ध चिकित्सक के अलावा आपके क्या थे? आपके पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और 2022 की इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन्स। क्लियर है? तो ये आपके लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आ चुका है। आपका पूछा जा रहा है हाल ही में इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो किसने जारी की है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर परिसीमन आयोग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? आइए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति आयोग। तो ये रिपोर्ट आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जारी किसने की है, तो आप कहेंगे नीति आयोग ने इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर जो गिग टर्म यूज किया गया है ना, यानी कि जो भारत की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो गिग से कितनी है या इसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। जो गिग है बच्चों ये क्या होता है? गिग वर्कर्स होते हैं। क्या होते हैं? गिग वर्कर्स। अब गिग वर्कर्स क्या है? तो गिग वर्कर्स बच्चों हम उनको कहते हैं जो किसी, या हम ऐसे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में समझे तो, कि जितना उनसे काम कराया जाएगा उतना ही उनको वेतन दिया जाएगा, या फिर आप कहें सीधा सीधा कि ठेके पर जो लोग रखे जाते हैं, है ना, कि भाई जैसे ठेकेदार होते हैं वो क्या करते हैं? मजदूरों को हायर करते हैं और जितने दिन का उनका काम होता है और उसके हिसाब से उनको पेमेंट कर दी जाती है ना। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आजकल जो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल सभी चीजों में आ चुके हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, है ना, घर बैठे आपने चीज ऑर्डर कर दी। तो बच्चों आपको जो भी पर्सन आपको घर पे जो भी चीज डिलीवरी करने आता है, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं, इनमें काम करने वाले जो लोग हैं इनको भी हम क्या कहेंगे? गिग वर्कर ही कहते हैं। ठीक है, आज के समय में भारत में लगभग 12 करोड़ आबादी ऐसी है जो आपकी कैसी है? गिग वर्कर्स है, यानी कि 12 करोड़ लोग हैं गिग वर्कर्स हैं या इस तरीके का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये रिपोर्ट है, इसे किसने जारी की है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की अगर हम बात करें तो बच्चों अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो किसे बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाता है परमेश्वरन अय्यर को। किसको बनाया गया है? परमेश्वरन अय्यर को। अगर हम बात करते हैं कि नीति आयोग के अभी हाल ही में उपाध्यक्ष नहीं बने थे, उनका नाम क्या है? तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे बच्चों आपके सुमन के बेरी। ठीक है, तो ये आपकी नई नियुक्तियां हैं नीति आयोग की जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देना शुरू कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नाम क्या दिया गया है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। तो बच्चे जूनियर लगा है, इससे पहले सीनियर जो
होंगे, सीधी सी बात है, तभी इनके नाम के आगे जूनियर लगा है। फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर भी एक थे, ठीक है। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या लिया, शपथ ली है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया या फिर वियतनाम। तो फिफ्थ क्वेश्चन का बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि फिलीपींस, है ना, फिलीपींस। तो ये राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के, फिलीपींस। क्लियर है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर हम बात करें कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, तो हम बात किसकी कर रहे थे, सीनियर की। तो फर्डिनेंड मार्कोस जो सीनियर थे, ये बच्चों थे तानाशाह। ये क्या थे, एक तानाशाह थे, है ना, और इन्होंने तानाशाही की थी फिलीपींस में ही। और इन्हीं के बेटे हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जिन्हें क्या बनाया गया है, वर्तमान में फिलीपींस का राष्ट्रपति बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आप कहेंगे 17वें नंबर के राष्ट्रपति। फिलीपींस में कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, आपके 17वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। कौन, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा रोड्रिगो दुतेर्ते, ठीक है, रोड्रिगो दुतेर्ते, दुतेर्ते, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, इनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। फिलीपींस में अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि कितने साल के लिए राष्ट्रपति बनता है, तो आपका आंसर हो जाता है 6 साल। या हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है फिलीपींस में वो कितने साल है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 6 साल हो जाता है, ठीक है। और अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है ना। और अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो है बच्चों कितना, 4 साल। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको आप ध्यान रखिएगा। फिलीपींस की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो मनीला। आपने अच्छे से इस शहर का नाम सुना होगा, तो मनीला इसकी राजधानी है। और अगर हम बात करें किसकी, मुद्रा की, तो मुद्रा हो जाती है बच्चों क्या, पेसो, ठीक है, फिलीपियन पेसो हम इसको कहते हैं। मनीला में बच्चों एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जिसको हम कहते हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या कहाँ पर है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका स्थित हो जाएगा कहाँ पर, मनीला में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। आपको ऑप्शन दिए हैं 3 साल, 1 साल, 1 महीना या फिर 3 महीने। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को बच्चों हम और क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं भारत का महान्यायवादी। क्या कहेंगे, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। तो महान्यायवादी का जो कार्यकाल है और काफी समय से ये अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं, कौन, के वेणुगोपाल। तो बच्चे इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है कितने, 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। तो 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। ये तीसरी बार है जो के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 2020 में इनका कार्यकाल किया गया था, 1 साल बढ़ा करके 2021 तक। फिर 2021 में इनका कार्यकाल फिर बढ़ाया गया 2022 में, जो कि इनका 30 जून को समाप्त हो चुका है। फिर इनका कार्यकाल जो है इनका 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो 2017 से आपके भारत के अटॉर्नी जनरल जो हैं ये कौन है, मान्यवादी के वेणुगोपाल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बच्चे आपसे पूछा जाता है कि जो महान्यायवादी है ये संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, यानी कि संविधान में किस आर्टिकल नंबर में इसका उल्लेख मिलता है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 76, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सरकार का वकील होता है, इसको हम सिंपल अगर भाषा में समझे तो, यानी कि भारत सरकार की जितनी भी रिपोर्ट देनी होती है, जो भी आपके जो कोर्ट में रिपोर्ट देनी होती है वो सारी आपकी कौन देता है, भारत सरकार की ओर से वो देता है, कौन, महान्यायवादी। और इसका संविधान में जो अनुच्छेद है जिसमें वर्णन दिया गया है वो कौन सा आपका, अनुच्छेद नंबर 76। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है ना।
आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक, और बच्चों ये हमने अभी पिछले दिनों में पढ़ा भी था, और तब इसकी जो बैठक की जगह थी वो दूसरी थी, बताई गई थी कि यहाँ पर आयोजित होगी, लेकिन अपनी जगह से ये, या हम कह सकते हैं जहां पर पहले हमने पढ़ा था वहां पर इसकी बैठक नहीं हुई है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंडीगढ़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और बच्चे अगर हमसे पूछा जाए कि पहले, अगर हम बात करें कि पहले आपकी जो 47वीं बैठक थी वो कहाँ होनी थी, तो ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आपका आंसर था श्रीनगर, है ना। पहले हमने क्या पढ़ा था कि श्रीनगर में इसकी बैठक होगी, लेकिन श्रीनगर में इसकी बैठक नहीं की गई, कहाँ पर की गई है, चंडीगढ़ में इसकी बैठक की गई है। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 47वीं और किसकी बैठक है ये, जीएसटी परिषद। क्लियर है, तो जीएसटी परिषद। अब बच्चे हम बात कर रहे हैं किसकी, जीएसटी परिषद के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा कि भारत के संविधान में जीएसटी परिषद का उल्लेख, जीएसटी परिषद का उल्लेख हमें किस संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 279 ए में। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर है कौन सा, 279 ए में। सिर्फ जीएसटी की हम बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 246 का ए। और आप सभी जानते हैं कि जो जीएसटी है ये आपका, जो भारत में जीएसटी लागू किया गया था, ये आपके किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, आपका आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, आपका आंसर हो जाता है 101वां संविधान संशोधन। और इसी का ये परिषद है, तो हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल, या हिंदी में बात करें तो जीएसटी परिषद। इसका मुखिया कौन होता है, या इसका अध्यक्ष हम कह सकते हैं कौन होता है, तो बच्चों वर्तमान समय में जो भी आपका वित्त मंत्री होगा वही आपका जीएसटी परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, निर्मला सीतारमन, है ना। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो भारत की आपकी वित्त मंत्री हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमन है। तो निर्मला सीतारमन कौन हो जाती हैं, आपकी जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हो जाती है। क्लियर है। और अगर बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जीएसटी कितने प्रकार के जो टैक्स है वो लागू करती है, तो आपका आंसर हो जाता है कितने, 5, जिसमें आपके डिसाइड किए जाते हैं कौन कौन से। एक तो आपका 0%, दूसरा 5%, 12% और 18%, इसके अलावा लास्ट से आपका 29%, है ना। तो ये आपकी क्या है जीएसटी के, कि इसके आधार पर आपका जीएसटी जो है वो लगाया जाता है 28% इसका। तो आप ध्यान रखिएगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये आपकी क्या है जीएसटी की दर है, जो अलग अलग जो भी गुड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उन पर ये आपका जीएसटी चार्ज किया जाता है। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करें तो बच्चों आपने नाम तो सुने ही होंगे, है ना। जिसमें आपका एक तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा आपका फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा आपका विंबलडन ओपन होता है और चौथा आपका यूएस ओपन होता है। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम में इन्होंने क्या किया, अलग अलग, है ना। यानी कि यूएस ओपन में इन्होंने अभी तक 80 मैच या उससे ज्यादा जीते हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो उसमें भी इन्होंने 80 मैच या उससे ज्यादा जीते हैं। तो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं कौन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, नोवाक जोकोविच, है ना। क्या आंसर हो जाएगा आपका, नोवाक जोकोविच। अगर आपसे पूछा जाए कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस कंट्री से है, तो आप कहेंगे सर्बिया से। कहाँ से है, सर्बिया से। नोवाक जोकोविच ने जो बच्चों 80 मैच जीते हैं वो किस ग्रैंड स्लैम में कौन से कितने जीते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो इसमें इन्होंने जीते हैं कुल 82 मैच। कितने जीते हैं बच्चों, 82 मैच जीते हैं। अगर हम बात करें किसकी, फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन में बच्चों इन्होंने जीते हैं कुल 85 मैच। कितने जीते हैं, 85 मैच। और
एक आपका बचता है कौन सा, विंबलडन, और दूसरा आपका कौन सा है, यूएस ओपन, है ना। दूसरा कौन सा है आपका, यूएस ओपन। तो विंबलडन ओपन में इन्होंने कितने खिताब जीत लिए हैं, इनका हो चुका है कुल, सॉरी मैच की हम बात कर रहे हैं तो 80 मैच जीत लिए हैं, और यूएस ओपन में इन्होंने जीते हैं कुल 81 मैच। और अभी हाल ही में आपकी जो विंबलडन जो आपका टूर्नामेंट है ये शुरू हो चुका है ना। इसकी शुरुआत 28 जून से हुई है। अब हम पढ़ेंगे आगे जो भी आपका विंबलडन ओपन जीतेगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपके लिए इतना ही जानकारी जरूरी थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है ये जो ग्रैंड स्लैम है, साल में आपके 4 बार आयोजित किए जाते हैं। सबके नाम अलग अलग हैं, तो नाम आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी तक के 2 आपके हो चुके हैं, कौन से, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन। विंबलडन आपका चल रहा है, यूएस ओपन आपका साल के लास्ट में होता है। इसी सीक्वेंस में आपके चलते हैं, पहले आपका सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में आपका कौन सा हो जाता है, यूएस ओपन। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, इसका फिर आंसर जानेंगे क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो अगर आप बच्चे ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ना तो हो सकता है आप तुक्के में गलत लगा दें, अगर आप आइडिया से करेंगे, है ना। आप समझिए काशी की बात हो रही है, तो काशी योजना कौन शुरू करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, है ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा, आपको ऑप्शन में जो राज्यों के नाम दिए गए हैं, देखो आपको यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश दिया गया है, कर्नाटक है, बिहार है और मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर है बच्चे आपका कर्नाटक। राज्य कौन सा है, कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है कौन सी, काशी यात्रा योजना। यानी कि इस योजना के तहत, ठीक है, जो भी कर्नाटक राज्य के नागरिक हैं और जो लोग उत्तर प्रदेश में जो आपका बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ठीक है, किसका, बाबा काशी विश्वनाथ, तो इनके दर्शन करने के लिए जो भी लोग इच्छुक हैं, ठीक है, वो अपना क्या कर सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं इस योजना में, और उनको क्या कराया जाएगा, यात्रा के तहत, इस यात्रा के तहत आपका बाबा काशी विश्वनाथ जो मंदिर है यहाँ पर वाराणसी में, इसका दर्शन कराएगी कौन, कर्नाटक सरकार कराएगी। और साथ ही साथ जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनको 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए भी साथ में दिए जाएंगे, ठीक है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि सबने कहा कि भाई हम भी सब लोग चलते हैं, चलो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, तो ऐसा नहीं कि कर्नाटक राज्य पूरा चलाएगा। इसमें 30,000 लोग, कितने लोग शामिल हो सकते हैं, 30,000 लोगों को चुनेगी कर्नाटक सरकार, फिर इस योजना के तहत बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। और ये जो सारा खर्चा होगा किसकी तरफ से होगा, कर्नाटक सरकार की तरफ से होगा, ठीक है। और भारत का कोई भी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है, तो जी नहीं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसमें कर्नाटक के जो नागरिक है, राज्य में रहने वाले, उन्हीं लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, तो बच्चे हमने पढ़ रखा है कर्नाटक के, अगर हम सीएम की बात करते हैं तो वर्तमान समय में कौन हो जाते हैं, बसवराज बोम्मई, है ना। बसवराज बोम्मई कौन है, कर्नाटक के सीएम है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो बच्चे आपका आंसर हो जाता है क्या, बेंगलुरु को। इस शहर को कहा जाता है बेंगलुरु को, और ये है आपकी क्या, कर्नाटक राज्य की राजधानी। और कर्नाटक राज्य को हम कहवा राज्य के नाम से भी जानते हैं, किस राज्य से, कहवा राज्य से। कहवा का मतलब क्या होता है, कॉफी, क्योंकि भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे आगे है कौन, कर्नाटक, इसलिए इसको हम और क्या कहते हैं, कहवा राज्य भी कहते हैं। सीएम का नाम क्या है, बसवराज बोम्मई, और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आपके थावरचंद गहलोत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, जल्दी से देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में गेल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है। आपको देखिए ऑप्शन दिए हैं, दिनकर गुप्ता,
तपन कुमार डेका, संदीप कुमार गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, आपका आंसर हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता, है ना। 10वीं क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता वर्तमान में कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपने सुना होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, कौन है, सॉरी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ये कौन है, वित्त निदेशक है, आईओसी के वित्त निदेशक। वित्त निदेशक है किसके, आईओसी। आईओसी का मतलब क्या है यहाँ पर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। संदीप कुमार गुप्ता बनाए गए हैं कौन, गेल के चेयरमैन। गेल का मतलब क्या है, ये बच्चों है भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी है। ठीक है, तो गैस कंपनी कौन सी है आपकी, गेल भारत की सबसे बड़ी। इसका मतलब क्या होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ये अधीन आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने, संदीप कुमार गुप्ता ने किसका स्थान लिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा मनोज जैन का। किसका स्थान लिया है, मनोज जैन का। ये कंपनी है कहाँ पर, नई दिल्ली में। स्थापना कब होती है, तो आपका आंसर हो जाता है 1984। स्थापना कब होती है, 1984 में गेल की स्थापना होती है। और ये कहाँ पर स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है और जल्दी से देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इयोन मोर्गन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो यहीं पर लिख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चे 11वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आपने देखा ऑप्शन में दिए गए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो बच्चे इयोन मॉर्गन 2019 में इनका नाम काफी चर्चा में रहा था। क्यों, क्योंकि जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, तो आपने देखा था वो कौन सी टीम ने जीता था, तो आपका इंग्लैंड हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड के कौन है, ये इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है ना, उसके ये कप्तान थे कौन, इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन। तो 2019 का जो इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था, वो इयोन मॉर्गन की कप्तानी में ही जीता था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा दी है। और आप सभी जानते हैं कि 2023 में क्या होगा, T20, जो T20 का वर्ल्ड कप होना है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो T20 वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और T20 वर्ल्ड कप 2023 में ये शामिल होना चाहते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, अचानक से संन्यास ले लिया है। तो अब ये T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि इयोन मॉर्गन किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, इंग्लैंड। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। आप सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और आंसर देना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों क्या पूछा जा रहा है, एक बार जल्दी से देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में ये सभी आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, काफी चर्चा में है। महाराष्ट्र के जो सीएम बनाए गए हैं, नाम क्या है, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो एकनाथ शिंदे बन गए हैं कौन, आपके महाराष्ट्र के सीएम। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र के सीएम थे, इन्होंने क्या किया था, अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो वो कौन थे, तो आपको पता होगा सभी को, है ना। महाराष्ट्र के सीएम अभी तक कौन थे, उद्धव ठाकरे। और इन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे
दिया है, तो जब इस्तीफा दे दिया है तो नया मुख्यमंत्री बनाना लाजमी होगा। तो एकनाथ शिंदे बन गए हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए कि जो डेप्यूटी सीएम है, डेप्यूटी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है महाराष्ट्र राज्य में, तो बच्चे आपका आंसर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के सीएम बनने से पहले महाराष्ट्र के सीएम कौन थे, देवेंद्र फडणवीस थे। और अब ये बन गए हैं कौन, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हमारी आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है। आपको ऑप्शन में दिए गए हैं कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाता है, यानी कि तेलंगाना। ठीक है, तो बच्चे तेलंगाना के शहर, तेलंगाना की जो राजधानी भी है, आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो यहाँ पर आपका टी हब का मतलब क्या है, टी हब का मतलब क्या है, ये है बच्चों टेक्नोलॉजी हब। क्या है, टेक्नोलॉजी हब। तो टेक्नोलॉजी हब इसका दूसरा चरण हम कह सकते हैं, इसको शुरू किया गया है कहाँ पर, तेलंगाना राज्य के शहर हैदराबाद में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि टी हब जो पहला था वो आपका कहाँ पर हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में ही इसका भी क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। और ये क्या है, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस है ये, कौन सा आपका टी हब 2.0। और जो आपका बच्चों पहला वाला है, ठीक है, पहला टी हब ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो मुख्य पर्पस है वो क्या है, तो बच्चे है इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी में यानी कि प्रौद्योगिकी में इनोवेशन करना, यानी कि नवाचार को लाना। ठीक है, तो ये इसका काम हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा। बच्चे अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो हमने पढ़ लिया इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। और सीएम का नाम क्या है, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इन्होंने ही क्या किया है, ये जो आपका टी हब 2.0 है इसका इन्होंने उद्घाटन किया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। क्लियर है, तो बच्चे ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके लिए आता है होमवर्क का क्वेश्चन। और होमवर्क का क्वेश्चन जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कहाँ देना होता है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिखने लगा होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जरूर जरूर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास जो है बच्चों ये हमारी यहीं पर खत्म होती है। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपका क्या बचा है कि भाई अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना क्लास को। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि आप हमारी क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए, जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद।